अब पता चला क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। नीतू ने फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया, पर इस बार मेरा जिस्म में नियंत्रण में था। मेरा खुद को और उनको रोकने का कारण था समर्पण। हम दोनों एक दूसरे को आत्मिक समर्पण कर चुका थे, पर जिस्मानी समर्पण के लिए नीतू पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इतने महीनों में मैंने जो जाना था वो ये कि नीतू की रोमांस के प्रति उतनी रुचि नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहता था कि वो ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए करे और वही गलती फिर दोहराई जाए जो मैंने अश्विनी के लिए की थी। अगले दिन हम तैयार होकर तोश जाने के लिए निकले। यहाँ की चढ़ाई खीरगंगा के मुकाबले थकावट भरी नहीं थी। यहाँ पर बहुत से घर थे और रास्ता इन्हीं के बीच से ऊपर तक जाता था। ऊपर पहुंचकर हमने वादियां का नजारा देखा। नीतू को इतना जोश आया कि वो जोर से चिल्लाने लगी, आई लव यू सागर। मैं खड़ा हुआ उसे ऐसा देखकर मुस्कुरा रहा था। हमने बहुत सारी फोटोज खींची और वापस कसोल आ गए। शाम की बस थी जो हमें दिल्ली छोड़ती। बस में एक प्रेमी जोड़ा था जिसे देखकर नीतू के मन में प्यार उबलने लगा। उसने मेरी बांह अपने दोनों हाथों में पकड़ ली, जैसे कि कोई प्रेमी जोड़ा पकड़ता है। मैंने फोन निकाला और हमारी कल वाली फोटो पर आए कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। ऐसा लग रहा था जैसे सारा बेंगलो जान गया हो। तैयार हो जाओ, बेंगलो पहुंचते ही सब टूट पड़ेंगे, नीतू कहा। तभी मेरा फोन बजने लगा। ओ चिरान, हमें बताया भी नहीं तूने और शादी कर ली, प्रफुल्ल बोला। ये सुनते ही मेरी हंसी छूट गई। यार अभी की नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, मोहित बोला। दरअसल प्रफुल्ल का फोन स्पीकर पर था। उस दिन जब तूने कहा था न कि तू एक खुशखबरी बांटना चाहता है, मुझे तभी लगा था कि तुम दोनों शादी की बात कहने वाले हो, प्रफुल्ल बोला। तब तक हम इतने करीब नहीं आए थे ना, नीतू ने बोला, क्योंकि मेरे फोन में हेडफोन्स लगे थे और एक ईयरपीस नीतू के पास था और एक मेरे पास। भाभी जी, कब कर रहे हो शादी, मोहित बोला। ये सुनकर हम दोनों ही हंस पड़े और उधर वो दोनों भी हंस पड़े। मैं तो अभी तैयार हूँ, पर सागर मान ही नहीं रहा, नीतू ने बात मेरे सर मरते हुए कहा। यार अभी हम कसोल में हैं, पहले घर पहुँचते हैं फिर जरा वर्कआउट करते हैं। चिंता मत करो, वरदान तुम ही करोगे, मैंने कहा। इस बात पर हम चारों हंस पड़े। इसी तरह हंसते हुए हम अगले दिन दिल्ली पहुंचे और वहां से फ्लाइट ली जिसने हमें बेंगलो छोड़ा। घर पहुंचे तो नीतू के जितने भी जानकार थे या दोस्त थे वो सब आ गए और हमें बधाइयां दी और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शादी कब कर रहे हो। अभी तक तो हमने नहीं सोचा था कि शादी कब करनी है, तो उन्हें क्या बताते। हम दोनों ही इस सवाल पर एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते और हंस के बात टाल देते। वैसे शादी के नाम से दोनों ही के पेट में तितलियां उड़ रही थी, पर नीतू कुछ सोच रही थी। कुछ था जो वो चाहती थी पर मुझे बता नहीं रही थी। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी आया तो देखा नीतू बालकनी में चाय का कप पकड़े गुमसुम बैठी है। मैंने चुपके से आकर उसके सर को चूमा और उसकी बगल में बैठ गया। क्या हो रहा है, मैंने पूछा तो नीतू ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं एकदम से घबरा गया और तुरंत उसके सामने बैठ गया और उसके आंसू पूछे। सुबह से मम्मी डैडी को 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, पर वो हर बार मेरा फोन काट देते हैं, नीतू ने फिर से रोते रोते कहा। मैं सब समझ गया, वो चाहती थी कि हमारी शादी में उसके मम्मी डैडी भी शामिल हों, और न केवल शामिल हों बल्कि वो हमें आशीर्वाद भी दें। अब मेरे परिवार ने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो उन्हें बताकर भी क्या फर्क पड़ना था। मम्मी डैडी घर पर ही है ना, मैंने नीतू का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा। तो जवाब में नीतू ने हाँ में सर हिलाया। मैंने तुरंत फोन निकाला और कल की फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी। पैक योर बैग्स, वी आर गोइंग टू योर पेरेंट, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पर वो नहीं मानेंगे, खामाखा बेइज्जत कर देंगे, नीतू ने रोते हुए कहा। वो हमसे बड़े हैं, थोड़ा गरिया भी दिए तो क्या, मेरे घर वालों की तरह जान से तो नहीं मार देंगे ना, मैंने कहा। तुम्हारे लिए जान देनी पड़ी तो दे दूंगी, नीतू इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले मैं बोल पड़ा। वाह, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो और मैं तुम्हारे लिए 4 गालियां नहीं खा सकता, मैंने कहा और नीतू का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन हम सीधा नीतू के मम्मी डैडी के घर पहुंचे। मैंने डोरबेल बजाई और दरवाजा नीतू की मम्मी ने खोला। उन्होंने पहले मुझे देखा पर मुझे पहचान नहीं पाई, पर जब उनकी नजर नीतू पर पड़ी तो उनके चेहरे पर गुस्सा लौट आया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे नीतू के डैडी आ गए और उन्होंने सीधा नीतू को ही देखा और चिल्लाते हुए बोले, क्यों आई है यहाँ? सर प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप कहेंगे तो हम अभी चले जाएंगे, बस एक बार इत्मीनान से हमारी बात सुन लीजिए, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा।
उनके मन में अपनी बेटी के लिए प्यार अब भी था, इसलिए उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाकर हमें अंदर आने दिया। वो हॉल में सोफे पर बैठ गए और उनकी बगल में नीतू की मम्मी खड़ी थी। मैं अब भी हाथ जोड़े खड़ा था और नीतू मेरे पीछे सर झुकाए खड़ी थी। सर, आपकी बेटी उस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो एक ऐसे रिश्ते में भला कैसे रह सकती थी जहां उसका ख्याल रखने वाला, उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं है कि इसने रिश्ता निभाने की कोई कोशिश नहीं की, पूरी शिद्दत से इसने उस आदमी से रिश्ता निभाना चाहा, पर अगर कोई साफ कह दे कि वो किसी और से प्यार करता है और जिंदगी भर उसे ही प्यार करेगा, तो ऐसे में नीतू क्या करती? आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम सागर है। कुमार ने मुझे ही बलि का बकरा बनाया था ताकि वो नीतू से छुटकारा पा सके। वो आदमी कतई नीतू के काबिल नहीं था। बचपन से लेकर जवानी तक नीतू ने वही किया जो आपने कहा, फिर चाहे वो सब्जेक्ट चूज करना हो या कॉलेज सेलेक्ट करना हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो आपको खुश देखना चाहती है। शादी भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि आप दोनों को खुशी मिले, तो क्या उसे हक नहीं कि वो अपनी जिंदगी थोड़ी सी अपनी खुशी से जी सके? डाइवोर्स के बाद वो आप पर बोझ न बने, इसलिए उसने जॉब की। डाइवोर्स के बाद उसे जो पैसा मिला उससे खुद बिजनेस शुरू किया और फिर आपके पास लौटी आपका आशीर्वाद लेने और आपको प्रूव करने के लिए कि उसने जिंदगी में तरक्की पाई है। पर शायद आप तब भी नीतू से खफा थे। उस दिन नीतू को मैं बहुत बुरी हालत में मिला। आगे मैं कुछ और बोलता उससे पहले नीतू ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें अश्विनी के बारे में सब कहूँ, इसलिए मैंने अपनी बात को थोड़ा छोटा कर दिया। मैं लगभग मरने की हालत में था जब नीतू ने मुझे संभाला और मुझे जिंदगी का मतलब समझाया, मुझे याद दिलाया कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है। मुझे मेरे पांव पर खड़ा करवाया और अपने साथ बिजनेस में एज पार्टनर लेकर आई। पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक हमने बहुत तरक्की की है। 2 कमरे के ऑफिस को आज हमने पूरे फ्लो पर फैला दिया है। अब जब हम अपनी जिंदगी का एक जरूरी कदम लेना चाहते हैं तो हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आप प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें अपना लीजिए। आपके अलावा हमारा अब कोई नहीं है और बिना माँ बाप के आशीर्वाद के हम शादी नहीं कर सकते। बस इसीलिए हम आपके पास आए हैं, मैंने घुटनों पर बैठते हुए कहा। मेरी बातें उन पर असर कर गईं और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गले लगाने को अपनी बाहें खोली और नीतू भागी भागी गई और उनके गले लग गई। मैं उठकर खड़ा हुआ और ये मिलन देखकर मेरी भी आंखें नम हो चली थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को मिस कर रहा था। नीतू से गले मिलने के बाद नीतू के डैडी ने मुझे भी गले लगने को बुलाया। मैंने पहले उनके पांव छुए और फिर उनके गले लग गया। आज बरसों बाद मुझे वही गर्मी का एहसास मिला जो मुझे मेरे पिताजी से गले लगने के बाद मिलता था। उनसे गले लगने के बाद नीतू की मम्मी ने भी मुझे गले लगने को बुलाया। मैंने पहले उनके पांव छुए और फिर उन्होंने मेरे माथे पर चूमा और फिर अपने गले से लगा लिया। उनसे गले लगकर मुझे माँ की फिर याद आ गई। नीतू के मम्मी डैडी ने हमें अपना लिया था और नीतू बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे बिठाकर मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा और मैंने उन्हें सब बता दिया। फिर मम्मी जी ने एक सवाल पूछा जो उनकी तसल्ली के लिए जरूरी था। मम्मी जी, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैं, जी जरूर। मम्मी जी, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं, जी 28। मम्मी जी, नीतू 34 की है और फिर डिवोर्सी भी है। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं? बुरा मत मानना बेटा, पर तुम या तुम्हारे परिवार वाले इसके लिए राजी होंगे? मैडम, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने अपनी भतीजी की शादी में हिस्सा लेने की बजाय अपना करियर चुना। इसलिए उनका शादी में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही मेरी बात तो मैडम, आई श्योर यू कि मुझे नीतू के डिवोर्सी होने से या उम्र में ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे प्यार उनकी उम्र या उनका मैरिटल स्टेटस देखकर नहीं किया। डैडी जी, वो सब तो ठीक है बेटा, पर ये तुमने सर मैडम क्या लगा रखा है? तुम यहाँ कोई इंटरव्यू देने थोड़े ही आए हो। नीतू और डैडी इंटरव्यू ही तो देने आए हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब का इंटरव्यू। ये सुनकर सब हंसने लगे। डैडी जी, बेटा जब हम नीतू के मम्मी डैडी हैं तो तुम्हारे भी हुए ना? नीतू डैडी ये ऐसे ही हैं। मुझे भी पहले ये मैडम ही कहकर बुलाते थे, वो तो मैंने कहा तब जाकर मेरा नाम लेना शुरू किया। मम्मी जी, बेटा सभ्य होना अच्छी बात है पर अपनों में नहीं। मैं, जी मम्मी जी। डैडी जी, शाबाश। वो पूरा दिन मैं उन्हीं के पास बैठा और हमारी बहुत सी बातें हुई जिससे उन्हें ये पता चल गया कि मैं कैसा लड़का हूँ। रात को खाने के बाद सोने की बारी आई। वहाँ बस 2 ही थे, एक मम्मी डैडी का और एक नीतू का। नीतू तो अपने ही कमरे में सोने वाली थी। मैंने सोचा मैं हॉल में ही सो जाता हूँ, पर तभी मम्मी जी आ गईं।
मम्मी जी, बेटा तुम यहाँ नहीं सोओगे। नीतू, तो क्या मेरे कमरे में? नीतू ने मजे लेने की सोची। मम्मी जी, वो शादी के बाद अभी सागर तेरे डैडी के साथ सोएगा और मैं तेरे साथ। मम्मी जी ने नीतू के साथ थोड़ा मजाक में बात की और ये देख मैं मुस्कुराने लगा। नीतू, डैडी रात में खर्राटे मारते हैं। मेरी चिंता मत करो, मैं और डैडी जी तो रात भर बातें करेंगे। तभी डैडी जी भी आ गए। डैडी जी, कौन बोला मैं खर्राटे मारता हूँ? मैंने एकदम से नीतू की तरफ उंगली कर दी। डैडी जी, अच्छा, और जो तू 10 साल की उम्र तक रात को डर के मारे बेड गीला कर देती थी वो? ये सुनकर मम्मी जी और डैडी जी हंस पड़े और नीतू शर्म से लाल हो गई।